नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर हम लिख सकते हैं 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड्स। 1 घंटा में 3600 सेकेंड्स होता है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। कृत्य त्वरण g का मान निर्भर नहीं करता है गिरने वाली वस्तु की द्रव्यमान पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, जो कहते हैं वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये ऐसा लाइन होता है जो एक लेंस का सेंटर से पास करता है। ठीक है, लेंस है, ये सेंटर से जो लाइन पास करता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, एक लेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी के ग्लास तक जाती है, से नहीं होगा, यहाँ पे के होगा। ठीक है, पानी के ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ठीक है, जानते हैं कि हम लोग दो माध्यम होता है, एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। पानी हमारा सघन माध्यम है और हवा हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको कि नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल या हिंदी में सामान्य। ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो वो सामान्य की तरफ झुक जाता है। ठीक है, सामान्य की तरफ झुक जाता है और इसका गति में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, किरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत एक विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स की कुल प्रतिरोध कितना होगा। श्रृंखला में जुड़ा हुआ है 3 20 ओम का कॉइल्स। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। तीनों एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। कुल प्रतिरोध ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 बराबर हो जाएगा 60 यानी सही जवाब क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है खाली स्तंभ चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मददगार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण का आविष्कार किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लैनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब है पुनर्जनन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी मानव के हृदय पर की जाती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इसका सही जवाब है O2 की कमी। ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हितजान ने रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की खाली स्थान की कमी के कारण होता है। कह रहा है कि डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में बताइए कि रिकेट्स खाली स्थान किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंत क्षय का क्या अर्थ है। दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। आवरण रहित होते हैं मतलब बीज में छिलका नहीं होता है। ठीक है, जैसे आम का बीज देखते हैं तो उसके आम का बीज कैसा होता है, किस शेप का होता है, कुछ इसके अंदर ये आउटर लेयर होता है, फिर अंदर में बीज होता है। ठीक है, ये हार्ड होता है थोड़ा और ये बीज होता है। इसी को फाड़ करके फिर पौधा निकलता है, रूट्स नीचे जाते हैं और ऊपर पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो
कह रहा है किस पादपों के बीच में बीज आवरण रहित होते हैं, उसको कहते हैं अनावृति बीजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको संचित किया जाता है स्टार्च के रूप में, जो कि ऑप्शन ए के में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं एनीमोफिली, और हवा को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं एनीमोमीटर। खाली स्तन फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। कह रहा है कि इनमें से किसकी पत्तियां जो है वो उसका यदि घोल बनाया जाए तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, मतलब कि उसकी पत्तियां का जो घोल है वो न्यूट्रल है। इसका सही जवाब हो जाएगा चमेली। चमेली फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति नहीं देता है, मतलब कि ना एसिड है ना ये बेस है, ये उदासीन है, उदासीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का गर्म होना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर का प्रयोग होता है? एक अक्षर, तांबा यानी कॉपर। कॉपर का सिंबल प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu। दो अक्षर है इसमें, C और U। कार्बन का प्रतीक चिन्ह C है, एक अक्षर है। क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl है, दो अक्षर है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca है, दो अक्षर है। कह रहा है केवल एक अक्षर का प्रतीक चिन्ह कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बन। अगला प्रश्न देते हैं, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक नाभिक होता है जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, या हिंदी में NucLeUSDBS बोलते हैं, और इसके चारों तरफ जो सेल होता है उसको शेल बोलते हैं। ठीक है, सेल में क्या होते हैं? इसको शेल बोलते हैं। सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जैसे नाभिक में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, जिसको कि परमाणु संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? कह रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 2 और 5, यानी इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन का 3 संयोजकता होता है। NH3 में एक एक बॉन्ड बना करके ये अपना संयोजकता को पूरा कर लेता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? हम लोग जानते हैं pH स्केल 0 to 14 होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 से 14 की तरफ जाते हैं हमारा एसिडिटी कम होने लगता है, और 7 पर आके ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यानी वैसा लिक्विड जिसका pH वैल्यू 7 है वो उसको न्यूट्रल माना जाएगा। एग्जाम्पल पानी। पानी क्या है? एक न्यूट्रल है। और 7 से कम की तरफ यदि हम जाएंगे तो एसिडिक होगा, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो ये बेसिक होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है? यानी जो 7 से 0 की तरफ हो, तो देखिए pH का मान 0 वाला घोल सबसे अधिक एसिडिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा का दूसरा नाम कॉपर सल्फेट है, CuSO4। CuSO4। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ताम्र सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका नॉलेज भी बढ़ता है और दूसरों की मदद होती है।
धन्यवाद, मिलते हैं।